नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की इस आज की कुछ छोटी छोटी झलकियों पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रार्थना जरूर करूंगा, आपसे निवेदन जरूर करूंगा, कोशिश करें। अभी भी बेशक लॉकडाउन खुल गया है दिल्ली जैसी जगह के अंदर अधिकतर, लेकिन फिर भी बचें, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है इस समय ट्रैफिक को लेकर। बहुत ज्यादा फुटपाथ पर कब्जे हो चुके हैं। मैंने अभी देखा दिल्ली में जनकपुरी क्षेत्र में डेसू कॉलोनी पड़ती है, वहां पर लाल बत्ती पर एक काली माता का मंदिर बना हुआ है जिसको पंखा रोड, वहां से आप उत्तम नगर की ओर चले तो कम से कम मैंने देखा कि जनक पिक्चर हॉल से कुछ पहले तक फुटपाथ पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। उस पर सबने कब्जा कर लिया, झुग्गे डाल लिए, झोपड़े डाल लिए, और उतना ही नहीं, सड़क पर उन फुटपाथ से नीचे सड़क पर खाट बिछा रखी है, चारपाई बिछा रखे, और अब कुछ नए स्टॉल वहां पर लगाने की तैयारी है। ट्रैफिक बेइंतहा। अब बताएं, पैदल चलने वाला जाए तो जाए कहां? शोर मचाया जा रहा है इस बात को लेकर कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और जिसके लिए अब शायद अगले कुछ समय में दिल्ली सरकार फिर से एक कदम उठाए, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को आप स्क्रैप करा लें, वरना आपके ऊपर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना होगा, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है इस चीज को लेकर कि यदि आज की तारीख में भी यदि दिल्ली के फुटपाथ को कब्जा मुक्त करा दिया जाए तो आज भी कहीं ट्रैफिक नहीं रुकेगा, स्मूथली ट्रैफिक रुकेगा और स्मूथली ट्रैफिक चलेगा और निर्बाध रूप से चलेगा ट्रैफिक, और पॉल्यूशन काफी हद तक कम होगा। होता यही है, फुटपाथ पर कब्जा है, फुटपाथ के नीचे भी कब्जा हो जाता है, फिर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। जो अच्छी भली 2-2, 3-3 लेन की सड़कें होती हैं उस पे बामुश्किल एक गाड़ी रेंगते हुए निकलती है, और आप समझ सकते हैं कि ये क्षेत्रीय एजेंसियों की मिली भगत के बिना, उनकी सेवा पाने के बिना ये चीजें संभव नहीं होती। और कहा यह भी जाता है इसमें कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी देखरेख में सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अब दिक्कत यह कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले तो ले, अनेकों बार कहा जा चुका है। केजरीवाल आंखों पर पट्टी बांधकर गांधारी बने हुए। दिल्ली नगर निगम क्यों कहेगी? क्योंकि उसकी वसूली वहां से अच्छी खासी है। दिल्ली सरकार में भी कुछ ना कुछ पत्ती जरूर होगी, ऐसी बात नहीं। और रही पुलिस और जो भी एजेंसीज है, सबको पता है, इसके अंदर कोई छुपाने की बातें नहीं है। कहने के लिए आप कुछ भी कहते हैं, किसी के विरुद्ध कुछ भी चार्ज लगा दें, लेकिन सच्चाई यही है, कोई इनके विरुद्ध नहीं आता है। और क्योंकि इसमें एक से एक लोग पीछे होते हैं, अब उनको कुछ संगठित लोग कह लेते हैं, कुछ नेता कह लेते हैं, कुछ माफिया कह लेते हैं, ट्रैफिक माफिया, कब्जा माफिया आदि आदि। आपको मालूम है ना क्या हुआ प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पत्रकार के साथ, सुलभ श्रीवास्तव के साथ, क्योंकि वो ऐसी चीजों के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, शराब माफिया के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, और उनके अपने ही संस्थान एबीपी न्यूज ने उनको तुरंत हादसा बताने में देर नहीं लगाई। वो तो उनकी धर्मपत्नी की शिकायत के बाद में उन बेचारी को कहीं से संभल मिला होगा कुछ लोगों से, तब उन्होंने शिकायत की और तब एक एफआईआर दर्ज हुई। हालात किसी से छुपे नहीं है, एक्शन कोई लेता नहीं है, सब आंखें बंद करके निकल जाते हैं। अकेले दुकेले आदमी की कोई हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर फिर जानलेवा हमले कर दिए जाते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं। वो अकेले दुकेले आदमी विरोध नहीं कर सकता ऐसी जगह। और दिल्ली में कमोबेश आप उत्तम नगर से चले जाइए, उत्तम, अगर मैं इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो उत्तम नगर से आप द्वारका मोड़ की तरफ चलिए, देखिए क्या हालत में, रेहड़ी पटरी सब्जी सब किस तरीके से भरा पड़ा। कोई नहीं सुनता है। जो बसेज हैं दिल्ली के अंदर, जो ये ऑरेंज कलर की बसेज चल रही हैं और बड़ी सारी डीटीसी बसेज भी, उत्तम नगर टर्मिनल लिखा होता, लेकिन उत्तम नगर टर्मिनल तक वो बसें जाती नहीं है साहब। वो यही ए ब्लॉक में, वहां से 1-1.25 किलोमीटर पहले उतार देते हैं, खाली हो गया जी टाइम। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी कह दीजिए। कहा गया जो ई रिक्शा आदि आदि 2 सवारियों को बिठाकर चलेंगे, देखे ना जाकर किसी की आंख पर पट्टी बंध रही है क्या किसी अधिकारी की? देख सब रहे हैं, एक्शन कोई नहीं। चलिए, अब तभी कहा गया हिंदुस्तान को राम भरोसे, लेकिन वो बात अलग है कि देते हैं भगवान को धोखा। अब यहाँ तो उस पर भी मारामारी मची हुई है, करेंगे उसकी भी चर्चा। लेकिन आपको एक जानकारी मैं भी दे दूं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आज जो है, जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनको 7 कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर तब्दील करने का फैसला लिया है।
और ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया है। लेकिन ये साफ कहा गया कि जो वहां के कर्मचारी हैं वो उनके हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे, और जिन 7 कॉर्पोरेट का गठन किया जाएगा, जिन 7 कॉर्पोरेट कंपनियों का गठन किया जाएगा, वो पूरी तरीके से सरकारी होगी। और फिर वही बात कि भाई जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी, उनके हितों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। अब देखते हैं भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलते हैं और क्या नहीं निकलते। अब कहते हैं भाई प्रतिस्पर्धा में आ पाएंगे इसके बाद में, शायद सरकार की कवायद हो कुछ ना कुछ सरकारी खर्च कम करने की। अब राम मंदिर का जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, तो मैं उसके अंदर एक जानकारी आपको और देता चलूं राम मंदिर के संदर्भ में, कि आपको भी पता कि रामालय ट्रस्ट, जो राम मंदिर का जो 18.5 करोड़, जो 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर अंदर जो 2 करोड़ की डील 18.5 करोड़ में हो गई। हालांकि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने फिर अपनी बात पर पक्ष रखा है, जोरदार तरीके से पक्ष रखा। और उस पक्ष के अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार तो कोई उसके ऊपर कार्रवाई करेगी नहीं, इसलिए वो ही अब न्यायालय तक जाएंगे। बाकी ठीक है, सत्ता पक्ष अपने अपने तरीके से कुछ भी कहता है, बातों में दम है कई चीजों को लेकर। 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से जो जमीन के भाव बढ़े गए, बहुत सारी चीजें हमने पिछले 2 दिनों चर्चा की कि किस प्रकार पहले खरीद दिया गया, और वो जो एक 10 रुपए वाली बात बता रहे हैं, विस्तार से चर्चा की कल फिर कर देंगे। आज मैं उस विषय को थोड़ा सा रोक के बताना चाहूंगा कि जो रामालय ट्रस्ट के जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की और मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, और अब जो ट्रस्ट है मंदिर निर्माण के लिए, उसके ऊपर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो इसकी जो है निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है। और खाली इतना ही नहीं, उन्होंने साथ साथ क्या कि जो उसके महासचिव है ना ट्रस्ट के, चंपत राय, जो आई एक्सेप्ट जो कुछ भी वो बोलते, तो उनको हटाए जाने की मांग करी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि भाई जो पैसा आया है वो मंदिर निर्माण के लिए आया ट्रस्ट के पास में, और अब उनके ऊपर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। और कहा है कि जब तक जांच होती है तब तक सरकार की तरफ से एक रिसीवर नियुक्त होना चाहिए केंद्र की तरफ से। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोपी है ट्रस्ट के महासचिव, अगेन वो चंपत राय जी, और जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनको पद से हटाने की भी उन्होंने मांग की। मैं फिर बता दूं, रामालय ट्रस्ट के हैं ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। और हालांकि उन्होंने कहा कि जो मंदिर का पैसा है उसी से जो जमीन और जो आसपास के छोटे मंदिर वो खरीदे जा रहे हैं, और जो रामनगरी है वहां के कई पौराणिक मंदिरों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। और ये चीजें पीछे चर्चा के अंदर आई भी है, कोई पहली बार इसमें नहीं है। और जिसमें उन्होंने कहा कि रामकोट की पौराणिकता नष्ट हो रही, ये तो है। आधुनिकीकरण के अंदर कई पुरानी जो ऐसी काशी के अंदर के बारे में कहा गया था, जो छोटे छोटे पौराणिक महत्व के जो मंदिर थे उनको भी आधुनिकता के नाम पर, सड़कों को चौड़ीकरण के नाम पर उनको तोड़ दिया गया था, और उसी प्रकार का आरोप उन्होंने यहाँ लगाया है। और एक जो सबसे बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर करी है वो कि मंदिरों के अंदर की मूर्तियां कहां जा रही हैं, ये एक चिंता का विषय। आपको मालूम है बहुत सारी हमारी जो पौराणिक महत्व की मूर्तियां होती थी पहले, वो विदेशों में पता पड़ा कि तस्करों द्वारा बाहर पहुंचा दी गई, और वो पता आपको करोड़ों के खेल होते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए उन्होंने उस पर चिंता व्यक्त करी है कि जो पौराणिक महत्व की जो हमारी मूर्तियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, इसकी भी जांच की उन्होंने मांग की है। और हालांकि उन्होंने भी कहा कि पौराणिक मंदिरों की रक्षा के लिए हम जो है वो वाद अर्थात केस दाखिल करेंगे। तो चिंता सब जगह है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ आज के दौर में, पिछले कुछ समय आपको पता है कि उन्हें खिल्ली उड़ाने में आता था सिर्फ, क्योंकि उन लोगों के पास जवाब नहीं होते, इसलिए तो वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या खिल्ली उड़ा देते हैं। और पहले ही कहा गया है, आपको भी पता है, आपकी एक चुप 100 को हरायो, कहा गया कि भाई कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींट जाएंगे। तो इसलिए बड़े सारे लोग उन चीजों को लेकर चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है साक्षी
अब महाराज लगा हुआ नाम के आगे, हालांकि महाराज जैसी हरकत तो नहीं करते, पर फिर चलिए जो भी कुछ। एक उन्होंने कर दिया कि भाई जो राम मंदिर ट्रस्ट पर जो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जो चंदा दिया हो ना, वो अपनी रसीद दिखाएं और अपने पैसे वापस ले जाएं। पत्रकारों से बातचीत करने में उन्होंने ये चीज कही। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि भाई जिनका किसी पार्टी में विश्वास ना हो या नेता में विश्वास ना हो, वो सिद्ध करे कि मैंने आपको वोट दिया और अपनी वोट वापस ले लो। ये तो इसी प्रकार की चीज हो गई। हालांकि वो वही जो पवन पांडे हैं जो समाजवादी पार्टी के, और जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे। अब उन्होंने एक चीज जो पुराना राग छेड़ देते हैं कि भाई जिन्होंने, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, और आज जब राम जी का मंदिर बन रहा है वो उन्हें हजम नहीं हो रहा है, और वही लोग ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय जी, उनके ऊपर, और चंपत राय जी ने अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब साहब अगर आप इस तरीके की बातें कहेंगे कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई आदि आदि बहुत सारी चीजें, तो सबको हुआ जुड़ गए उस समय। लेकिन अगर इस प्रकार के आरोप लगाएंगे कि भाई इस प्रकार के वो लोग, अब मतलब उस परंपरा के लोग, वो तो खुद नहीं कर रहे, लेकिन उस परंपरा में तो फिर वही बात है कि आरएसएस के ऊपर किस प्रकार के आरोप, अंग्रेजों की मुखबरी के ना, अंग्रेजों की चापलूसी के, आजादी के विरोध के, और आजादी के बाद भी 50 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज न फहराने का आरोप, और आरोप नहीं है, वो मात्र सत्य का। तो क्या कहें ऐसे में कि जब आप राष्ट्र के प्रति आप समर्पित ही नहीं, आपका जो भूतकाल है वो इस प्रकार का रहा है, तो क्या कहें कि आप राम जी का मंदिर ना बनवाएं, उसके लिए लड़ाई ना लड़ें, उसके निर्माण में सहयोग ना दें। ये जो पुरानी मतलब बेतरतीब बेसिर पैर की जो ये लोग बकवास करते आते हैं ना, और ये बकवास ही हो जाती है। मैं क्षमा चाहूंगा, कई बार हम लोगों को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, बकवास ही। अभी जो आपने देखा होगा पीछे एक वीडियो घूम रहा था, उस वीडियो को मैं अपने यहाँ पर इसलिए नहीं चला पाऊंगा क्योंकि कई बार हमारे ना जाने किन किन मामलों पर कौन कौन बैठे होते हैं जो हमारी शिकायत करते हैं। आपको मालूम है कि हमारी अनेकों वीडियो यूट्यूब ने हटा दी, बाकी प्लेटफॉर्म पर चलती रहे लेकिन यूट्यूब ने हटाई थी। तो अब उसके अंदर ये आया कि आपको पता है पीछे जो बुजुर्ग थे, मुस्लिम युवक थे, जिनकी वो दाढ़ी काटते हुए वीडियो चली थी, जिसमें आरोप लगा था कि उनके ऊपर जबरदस्ती जय श्री राम बोलने का आरोप दबाव बनाया गया, पीटते हुए तो उन्हें दिखाया गया, दाढ़ी कटते हुए भी दिखाया गया। अब बात हो रही है कि जी 5 जून का था, उन्होंने बाद में एफआईआर दर्ज कराई है, अपनी मुकदमा जो दर्ज हुई है, जो भी पुलिस में शिकायत दी उसके अंदर उन्होंने नहीं कहा ऐसा ऐसा। भैया पुलिस में जाने के बाद और थाने के अंदर जिस प्रकार के दबाव बनते हैं ना, विरले ही लोग होते हैं, साधारण वाले बहुत विरले लोग होते हैं जो अपने बात पर टिके रह जाए, और टिके रह जाते हैं तो उसके बाद पुलिस का क्या व्यवहार होता है उन लोगों के साथ में सबको पता है। तो अगर उन्होंने किसी चीज में नहीं लिखवाई है, अब वास्तव में उनके साथ ऐसा कोई चीज नहीं हुई, या किसी दबाव में उन्होंने अपनी पुलिस शिकायत में उन चीजों को नहीं लिखा, ये तो समय ही पता नहीं बताएगा भी या नहीं बताएगा। लेकिन उसको लेकर वहां के विधायक महोदय ने कहा कि भाई आप सुराबाज का, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और ट्विटर के ऊपर को इसकी शिकायत की गई है क्योंकि ट्विटर को जो एक सुरक्षा प्रदान थी कुछ चीजों को कानूनों से लेके वो अब उनसे वापस ले। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर तो यहाँ चलते रहेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये, वास्तविकता ये भी है कि जिस प्रकार ये राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो घोटाले का केस आया, जो 2 करोड़ के अचानक 18.5 करोड़ बने, और मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ सबको मालूम है कि ट्रस्टों में बड़ी सारी एनजीओ के अंदर किस प्रकार होता, किस प्रकार पैसा दिया जाता और फिर वो लौटा जाता है एक कमीशन काटने के बाद में। ब्लैक एंड व्हाइट का खूब खेल चलता है। अब ये 16.5 करोड़ का टांके का क्या खेल है, ठीक है ना। अब बहुत से लोग, बड़े पत्रकार महोदय, बहुत सारे लोग वो कहते हैं, वो जो दरबारी पत्रकार हैं कि जो तो आरटीजीएस हुआ था सीधा उसमें क्या, अरे भैया आरटीजीएस हो गई तो लौटता है, वो 1 नंबर में जाता है पैसा और 2 नंबर में लौटता है, और वो खर्चों में दिखा दे, सबको पता है, सबको पता है। अब कल को कहीं का जब प्रूफ तो प्रूफ हर आदमी लेकर नहीं घूमता, बुद्धि समझ नहीं आता इन लोगों की कहां ढसर गई है। अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया का ये लोग पत्रकार कहते हैं कि चंपत राय जी पर तो आरोप लगाना गलत है क्योंकि वो तो अविवाहित है। एक सबसे बड़ा चलन ये चल गया पिछले कुछ समय में, अगर अविवाहित है तो ईमानदार है, और जो घरग्रस्त वाला वो बेईमानी होगा। समझ रहे, पीछे भी चला, मोदी जी अविवाहित हैं, और
उन्हें क्या करना है पैसे का? भाई सत्ता में जब लोग आते हैं, आपका जो चुनाव प्रचार होता है वो पैसा कहां से आता है? चकाचौंध वाला प्रचार। जो कंपनियां आप लोगों की सहायता करती है ना साहब, वो सब वसूलती है। अब ये जो पत्रकार महोदय इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो जितने गृहस्थ लोग हैं वो तो सब बेईमान हो गए। और फिर अगर कुंवारा होना ईमानदारी का सर्टिफिकेट है आप लोगों की नजरों में, तो आप लोग वही बताएंगे ना। उदाहरण दिए जाते हैं जैसे वाजपेयी जी का, स्वर्गीय वाजपेयी आज वो इस दुनिया में नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, आप चंपत राय आदि आदि। तो राहुल गांधी भी कुमार है फिर तो। राहुल गांधी पे क्यों आप वो लोग बकवास करते रहते हैं? हर्षवर्धन जी कुछ भी बोले। अगर हर्षवर्धन जी को इतना ज्यादा शौक है तो आइए ना, एक बार आमने सामने बैठ के कर लीजिए बहस। वो आदमी तो 10 बार चुनौती दे चुका आप लोगों को। अब हम क्यों ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाएंगे। एक आप सत्य ना बोले आज के समय में, आप सत्ता से प्रश्न ना पूछे आप आज के समय में। रहा कोविशील्ड और आदि आदि इंजेक्शन, यहां तो अब वो 3 वैज्ञानिकों ने कहा, हमने तो कभी गैप बढ़ाने के लिए कहा ही नहीं। बड़ी सारी चीजें आ रही हैं कि अभी आ रहा है कि बॉम्बे की एक सोसाइटी के अंदर नकली इंजेक्शन लगाकर चलेगा। भाई कौन जिम्मेदार है? मैं फिर कहता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बीमारी के बाद बेड ढूंढता फिर। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ऑक्सीजन का इंतजाम करूं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रेमडेसिविर या कोई और दवाई को खोजता फिर जाऊं। मेरी जिम्मेदारी थी टैक्स देना। वो आपने डायरेक्ट रूप से भी और इनडायरेक्ट मुझसे वसूल लिया है। बाकी की जिम्मेदारी सरकार की। और हमने पहले भी कहा है, अनुच्छेद 21 के अनुसार मेरा अधिकार है चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जीवन जीना, एक सभ्य जीवन जीना, एक उचित सम्मान वाला जीवन जीना, कोई जानवर वाला जीवन जीना नहीं। लेकिन आज की दिक्कत वही है, आप सड़कों पर चले जाइए, आपने सारी सड़कें बेचमारी हो गई ना। जरा जरा से दूर पर जाकर आपको टोल टैक्स लग जाते हैं। और टोल टैक्स इतने भाई, और कोई कंपटीशन नहीं है भाई, ये टोल वाली सड़क है, ये साधारण सड़क है, आप मर्जी जिसको, तो वो चॉइस नहीं है आपके पास में। हॉस्पिटल में जाएंगे आप लुटने के लिए जाएंगे। सरकारियों के हालात आपको सबको पता है क्या है। दिल्ली जैसी जगह में देख लीजिए, राम मनोहर लोहिया में जाके क्या हाल है क्या नहीं है। अब ठीक है, जिस बेचारे के पास पैसे नहीं होते, मजबूरी होती चाहता। स्कूल शिक्षा पद्धति का क्या हाल है देख लीजिए इसमें। चलिए, मैं समझता हूं कि कल फिर चर्चा को खोलेंगे परत दर परत। रात का समय हो गया, आप भी आराम कीजिए, स्वस्थ रहे। मैं फिर कहूंगा, बाहर जहां तक संभव हो ना निकले, हालात ठीक नहीं है। एक अब बीमारी लाने का खतरा, दूसरा चालान कटने का खतरा। क्यों? कोई भी कह देगा 2 मीटर की दूरी, 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी जिस व्यक्ति ने भी शब्द ईजाद करा, मुझे वो माई का लाल सड़क पर निकल कर दिखा दे। आप मेट्रो के अंदर भी जाते हैं, जहां पे खड़े होने के निशान बने हुए, मेट्रो के अंदर उनके बीच में जो वहां बैठा और वो जो खड़ा व्यक्ति और जो इधर, उनके बीच में 2 गज दिखा दीजिए ना। आप ही पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारी आपके निशान ही पालन नहीं कर रहे हैं 2 गज की दूरी का साहब। बसों में आप जाए, बेशक एक सीट छोड़ के बिठा दीजिए, 2 गज की दूरी नाप कर तो दिखा दीजिए। सड़कों पर बाजार में बाकी चीजें दूर है, वो लोग घूम रहे हैं, आपसे बहस करेंगे, लाइए 2,000 रुपये। नहीं दे पाओगे आदमी फिर, क्योंकि हम लोग क्या करें, हिंदुस्तान वाले लोग पक भी नहीं ले भाई, तो 500 का। मैं ये नहीं कह रहा कहा कि भाई सारे लोग ऐसे, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन इस समय बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं हिंदुस्तान में, आपदा में अवसर तलाश हो जाते हैं। देखा ना लोगों ने किस प्रकार रेमडेसिविर के लिए कितनी महंगी महंगी, हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाइए 4-5 लाख रुपए तो पहले रखवा लेते, कोई कार्रवाई नहीं। स्कूल जबरदस्ती आपसे चार्जेस, वार्षिक चार्जेस वगैरह मांग रहे, जबकि बच्चे साल भर से ऊपर हो गया स्कूलों के अंदर गए, कोई सुनवाई नहीं है। कहीं चले जाइए कोई सुनवाई नहीं है साहब, तारीख और तारीख और तारीख। आप बताइए 20 अप्रैल से अब तक, अब तो अपने आप ही बुखार उतर गया। जो मर्ज बढ़ रहा था वो मर्ज नीचे आ गया। अब क्या करोगे? कहां वो ऑक्सीजन के प्लांट? ठीक है, ईश्वरी रक्षा करे तो करे।
बाहर निकले। मास्क तो खैर आप लोग लगा ही लेते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते, दिल्ली जैसी जगहों में महानगरों में लगा लेते, लेकिन मैं देखता हूं आप प्रदेशों के अंदर चले जाइए नहीं लगा रहे लोग, बिल्कुल नागौरी है। अब पता इसलिए लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पर आप लोगों के टेस्ट हो नहीं रहे, आप करा नहीं रहे। ठीक है, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, कीर्तिवान हो। नमस्कार।